Hello everyone, welcome to Chinmay Tutorials. First of all, I would like to congratulate to all of you for entering in the second stage of CS, that is CS Executive. अच्छा, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे देती हूँ. आई एम CS LLB सोनम जैन एंड आई क्लियर्ड माई CS इन द ईयर 2008. और तब से मैं अब तक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ. बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ लेवल्स. और हम लोग लॉ को एकदम रटाफिकेशन वाले लेवल पे नहीं पढ़ेंगे. हमारा जो टीचिंग पैटर्न रहेगा वो एकदम एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होगा. प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को समझेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो CS का एग्ज़ाम पैटर्न है वो कतई रट्टाफिकेशन वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं. और जब केस स्टडीज़ आती हैं तो केस स्टडीज़ को आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखी होगी. देखिए, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ ऑफ कंपनी लॉ. ये जो कंपनी लॉ है हमारा मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 2 है. देखिए, ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर के बारे में आपको जल्दी जल्दी कुछ बता देती हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. पार्ट ए जो है हमारा वो है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का पार्ट ए है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं. लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी है, शेयर कैपिटल है, मेंबरशिप है, डेट कैपिटल है, डिपॉजिट्स है ना. बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर कवर किए गए हैं. अप्रॉक्सीमेटली 13-14 चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं. देन जो हमारा पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है और इसमें मोटा मोटा 2 चैप्टर्स हैं. सेग्रीगेशन कर रखा है बहुत सारे चैप्टर्स का, बट देखा जाए मोटा मोटा 2 ही चैप्टर्स हैं. वन इज डायरेक्टर्स एंड नंबर 2 इज मीटिंग्स. डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स, तो 2 चैप्टर्स एंड 40 मार्क्स, दैट्स इट. तो मतलब आउटस्टैंडिंग है. मतलब पार्ट भी आपने एकदम अच्छे से टिप्स पे कर लिया तो फिर तो बस हम लोग फोड़ डालेंगे सब्जेक्ट को. मतलब टेंशन की बात ही नहीं है बिल्कुल भी. एंड पार्ट सी दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. अच्छा, पार्ट सी में भी वैसे तो देखा जाए तो 3 चैप्टर्स दे रखे हैं, बट कहने को वो एक ही चैप्टर है. एक चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड, मतलब आप लोगों से रिलेटेड एक चैप्टर है यहाँ पे. तो एक सिंगल चैप्टर है, उसी में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन. तो कंपनी सेक्रेटरी और 10 मार्क्स. तो इसका मतलब पार्ट बी और पार्ट सी पे हम लोग ऐसा कमांड ले लेंगे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आए, विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पोर्शन. तो एकदम हम इसमें एग्जाम्पशन मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे. देखिए, हमारा जो ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. केस स्टडी बेस्ड. यहाँ पे कोई भी प्रोविजन जो आपने याद किया होगा, जो अंडरस्टैंड किया होगा आपने, उससे रेलेवेंट कोई भी केस स्टडी बना दी जाएगी और उस केस स्टडी से रेलेवेंट कोई भी आपको प्रोविजन डालना होगा और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन करना होगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही ना के बराबर मिलेंगे आपको कंपनी लॉ के पेपर में. यहाँ पे एंटायर पेपर जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड ही होता है. ठीक है, तो ये तो हुई हमारी पेपर पैटर्न की बात. अब मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ, ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे मैम पता नहीं कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम जो भी रेस्पेक्टिव चैप्टर उठाएंगे उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. देन उस चैप्टर के बाद आफ्टर दैट रेस्पेक्टिव चैप्टर हमें क्या करना है, उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर करने हैं. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. देखो क्या होता है ना बच्चों, हमने पेपर में याद तो सब कुछ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में पेपर आएंगे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो वो हमें पता ही नहीं है. तो फिर आप अचानक से एकदम शॉक्ड रह जाओगे, यार ये क्या हो गया. फॉर दैट सेक एवरी चैप्टर के बाद वी विल कवर दीज पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस के साथ साथ हमें राइटिंग स्किल्स भी जानना ज़रूरी है कि लिखें कैसे, क्योंकि अब तक आप लोग MCQ करके आ रहे हो और हमें राइटिंग के बारे में कुछ आता पता नहीं है. हम ABCD में से जय माता दी
जोर से बोलो जय माता दी। कोई भी तुक्का लगा के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी थी नहीं। तो अभी आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके राइटिंग पैटर्न भी सीखेंगे। तो हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक्ट में कई सारे सेक्शंस होते हैं। सेक्शन सारे याद नहीं होंगे, वो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जहाँ तक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनके सेक्शंस हम ट्राई करेंगे कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। आई विल रिपीट द सेक्शंस अगेन एंड अगेन, तो आई विल इंश्योर कि आपको मैक्सिमम सेक्शंस याद हो ही जाए। और उसके लिए एक काम और करेंगे हम, वी विल मेक अ सेक्शन टेबल। सेक्शन टेबल, अच्छा सेक्शन टेबल में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव सेक्शन का नाम लिखेंगे, उसका टाइटल रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ जहाँ लिमिट्स आती है वो लिमिट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका फॉर्मेट मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी जब हमें सेक्शन टेबल बनानी होगी तब, ताकि आप लोगों को लिमिट्स भी एकदम टिप्स पे याद हो जाएगी। क्योंकि कंपनीज एक्ट में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इतनी सारी लिमिट्स हैं अलग अलग सेक्शंस में, तो मैम लास्ट तक जाते जाते तो एकदम खिचड़ी बन गई है। तो खिचड़ी ना बने आप लोग की, फॉर दैट सेक हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन टेबल भी कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा पढ़ाई का ये पैटर्न रहेगा, और आप लोग जो जो पढ़ रहे हो वो टाइम टू टाइम तो मैं इवैल्यूएट करती ही रहूँगी कि क्या पढ़ रहे हो। उसके लिए टेस्ट वेस्ट तो इंस्टीट्यूट कराएगा ही कराएगा। चलिए अब हम लोग एक बार अपना सब्जेक्ट जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू कंपनी चैप्टर नंबर 1। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है जिसमें कंपनी क्या है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनसे रिलेवेंट कोई केस स्टडीज जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कंपनीज एक्ट और ये सब कुछ पढ़ने से पहले कंपनी क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंपनी लॉ ना आप लोग की ब्लड में आना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी अगर आप बन रहे हैं, देखो बहुत सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए, सेबी की रेगुलेशंस आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट तो भूलने का स्कोप ही नहीं है आपके पास। तो एकदम अच्छे से मगअप करेंगे हम पूरे एंटायर सब्जेक्ट को। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले कंपनी है क्या, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। देखो आप लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में सुना होगा, सुना है, जैसे बचपन में पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने सुना है एक बिजनेस फॉर्म, दैट इज ऑफ सोल प्रोप्राइटर। आई गेस सब लोगों ने नाम सुना होगा सोल प्रोप्राइटर। कौन होता है सोल प्रोप्राइटर? सिंगल लाला कंसर्न। लाला जी हमारे बिजनेस के ओनर हैं, वही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, वही ब्रेन इन्वेस्ट करेंगे, वही सारे एफर्ट्स लगाएंगे, वही प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट के साथ साथ वही लॉस भी अर्न करेंगे। राइट, राइट और नॉट? तो हमारे जो सोल प्रोप्राइटर जी हैं, देखो उनको सब कुछ मैं करने की आदत बहुत थी। मैं तो मैं करके खुद की कैपिटल लगा दी, खुद का ब्रेन लगा दिया, बिजनेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक वक्त आया जब उनको रियलाइज़ किया तो मैं तो अकेला ही हूँ यार। कैपिटल लिमिटेड है, आइडियाज़ लिमिटेड हैं, एक लेवल तक मैं सोच सकता हूँ, अब क्या नया करूँ, और मेरे जाने बाद मेरे बिजनेस का क्या, वो तो ख़त्म ही हो जाना है ना। और सबसे बड़ा रिस्क, लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स थे, लाइक सोल कंट्रोल, अच्छी बात, सोल प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत गंदी बात। मतलब हमारी पर्सनल असेट भी बिक जाएगी अगर बिजनेस में लॉस हुआ, तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो हमारे घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, बीवी के गहने सब बिकवा सकते हैं। तो डेफिनेटली हैवी रिस्क है। एंड सोल लॉस, वेरी बैड। एंड लिमिटेड कैपिटल, जितना आपके पास पैसा है हद मार के लोन ले लोगे, तो अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो लाला जी थे, हमारे सोल प्रोप्राइटर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा काम किया जाए, बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। और इन लाला जी ने पता है क्या किया, अपने एक फ्रेंड को अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। इनके फ्रेंड ने बोला एक आइडिया है, लेट्स डू वन थिंग,
यू आर डूइंग योर बिजनेस सोनली मुझे आपके बिजनेस का पार्टनर बना लो, मैं भी अपने कैपिटल ले आता हूँ, मैं भी अपने आइडियाज़ ले आता हूँ, एक काम करते हैं प्रॉफिट लॉस शेयर कर लेंगे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगा ना। कैपिटल बढ़ेगी, आइडियाज़ बढ़ेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा। जो प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का करते थे तो आप 50,000 कर पाएंगे, आइडियाज़ डबल हो गए। एंड लॉस भी शेयर हो जाएगा। जो तुम अभी तक अकेले लॉस बियर कर रहे थे, मैं भी तुम्हारे लॉस में कंट्रीब्यूट कर लूँगा, तुम्हारा लॉस का कुछ पोर्शन मैं शेयर कर लूँगा, है ना। लेकिन स्टिल इसमें भी कुछ इश्यूज थे। देयर वर सर्टेन इश्यूज लाइक लाइबिलिटी स्टिल अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कैपिटल बढ़ी तो सही, लेकिन तब भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड पार्टनर्स नहीं हो सकते। अगर आपने सुना हो कभी, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50। इसका मतलब 50 से ज़्यादा लोग हो ही नहीं सकते। तो कैपिटल रेस्ट्रिक्टेड है ना 50 लोगों तक ही, ब्रेन भी रेस्ट्रिक्टेड है 50 लोगों तक ही, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े इश्यूज तो थे। सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर था, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज थे। सी, कैपिटल तो बढ़ी, मोर कैपिटल, दैट इज गुड। प्रॉफिट लॉस शेयर हुआ, प्रॉफिट तो शेयर होगा ही, लॉस भी शेयर हो गया, दैट इज वेरी गुड थिंग। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, अभी भी स्टिल अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नॉलेज बढ़ी, डेफिनेटली आइडियाज बढ़ गए हैं। एंड कैपिटल अभी भी स्टिल लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है। तो इन दोनों ने सोचा यार अभी भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फॉर्म अ कंपनी। बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा मंगाते हैं और एक बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे बिजनेस करेंगे, लाखों करोड़ों यूनिट्स बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पूरे वर्ल्ड में छा जाएंगे, राइट? ऐसा कर सकते हैं। तो वो कब हो पाएगा? जब हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जब बहुत सारे लोगों का पैसा आएगा, तो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। तो इन दोनों ने सोचा कि अपने बिजनेस के फॉर्म को वापस चेंज करते हैं, एंड दे जॉइन मैनी पीपल इन देयर बिजनेस एंड दे फॉर्म्ड कंपनी। नाउ कंपनी में कैपिटल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड कैपिटल आपके पास अनलिमिटेड आ रही है। देन लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है। कंपनीज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी होती है, बट मोस्टली कंपनीज कौन सी वाली होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है। तो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला टैग अब तक लगा चल रहा था, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्या बन गई है? लिमिटेड बन गई है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ऑफ कोर्स अब लोग हैं ज़्यादा तो प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी। एंड मोर नॉलेज, जितने ज़्यादा लोग होंगे आपको नॉलेज भी उतनी ज़्यादा होने वाली है, नए नए आइडियाज़ आएंगे लोगों के। अब देखो मानना नहीं मानना वो अलग बात है, बल्कि हाँ यहाँ पे अब अलग तरीके से काम किया जाएगा, बिजनेस ऑपरेशंस के तरीके चेंज हो जाएंगे। तो कंपनी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। ज़्यादा लोग हैं तो डिस्प्यूट भी ज़्यादा ही होंगे, तो नुकसान भी हैं। ठीक है, बेस्ट क्या है मोड ऑफ बिजनेस, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो। तो बेस्ट तो डेफिनेटली कोई भी फॉर्म नहीं होता, लेकिन जब आपको बल्क में बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारे आइडियाज़ आपको चाहिए, बड़े स्केल पे आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो कंपनी ही आपका बेस्ट ऑप्टिमम जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। अब इतने सारे लोग, तो इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट, उन सब का पैसा जो लोग ले रहे हैं यूज़ में, कहीं मिसयूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उन लोगों को, इन्वेस्टर को इग्नोर तो नहीं मार रहे हैं, है ना? जो पैसा जिस पर्पस के लिए लिया गया था वैसा यूज़ तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को इंश्योर करने के लिए, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया? कंपनीज एक्ट बनाया गया। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द कंपनी क्या बनाया गया? कंपनीज एक्ट बनाया गया। और जो कौन से कंपनीज एक्ट 2013 कौन सी डेट को एग्जिस्टेंस में आया था? 12 सितंबर 2013। अरे भाई ऐसा नहीं है कि 2013 में पहली बार कंपनीज एक्ट आया था, नो। कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे। ये बेसिकली अमेंडमेंट होकर के एक्ट आया था। पुराने एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस थे जो अभी एज सच रेलेवेंट नहीं थे, तो उन रेलेवेंट सेक्शंस और मतलब इररेलेवेंट सेक्शंस को हटाना और रेलेवेंट सेक्शंस को डालने के लिए जो है कंपनी बिल जो पार्लियामेंट में पास किया गया, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव किया और अप्रूवल करके वो क्या बन गया? हमारा एक्ट बन गया। तो ये एक्ट कौन से डेट को पास हुआ था? 12 सितंबर 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू एग्जिस्टेंस।
ठीक है। टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आ चुके हैं अब तक, तो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट नोटिफिकेशंस भी आए हैं। अब इस कंपनीज एक्ट में क्या क्या है? बेसिकली इस कंपनीज एक्ट में टोटल जो सेक्शंस कवर किए गए हैं वो है 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस? 470 सेक्शंस। काफ़ी कम कर दिए हैं कंपनीज एक्ट 1956 के कंपैरिजन में। वहाँ तो 650 कुछ सेक्शंस थे, अब 470 ही रह गए। और ऐसे घबराओ मत, ऐसे ऐसे आंखें बड़ी कर करके देखने की जरूरत है। मैम 470 सेक्शन सारे एक साथ नहीं पढ़ने हैं हमें। यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो सेक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, 200-250 सेक्शंस ही हम पढ़ेंगे बस। बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जो हैं प्रोफेशनल में कवर कर लेंगे, ठीक बात। चलिए, एंड इसमें जो स्केड्यूल्स कवर किए गए हैं वो 7 स्केड्यूल्स कवर किए गए हैं। देखिए, जब भी किसी एक्ट को पढ़ा जाता है तो सिर्फ सेक्शंस को नहीं पढ़ा जाता है, उन सेक्शंस के साथ साथ उसके रूल्स, उसके नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, उन सबको पढ़ा जाता है। जब आप सब कुछ पढ़ते हो तब जाके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकल के आती है ना। तो देखो, फॉर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन one should read each section of the act with relevant rule, notification and circular. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्शन क्या होता है, ये रूल क्या होता है, ये नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है ना। तो जब तक हमें ये नहीं पता तो आगे हम बात ही कैसे करेंगे। देखिए, एक्ट जो है, एक्ट ये एक वाइडर टर्म है और उसके जो प्रोविजंस को छोटे छोटे पोर्शंस में बांटा गया है उसको सेक्शन बोलते हैं। पूरे एंटायर एक्ट को जो छोटे छोटे पोर्शंस में सेग्रीगेट किया जाता है उसको सेक्शन बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पार्ट ऑफ एक्ट है। पार्ट ऑफ एक्ट, जो भी कोई एक्ट है उस एक्ट का पार्ट होता है, पोर्शन होता है, जो किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने पास किया, पास बाय पार्लियामेंट। वेयर एज जो मैं रूल्स की बात कर रही हूँ, रूल्स, देखिए बहुत सारी बातें एक्ट में नहीं डाली जाती हैं, बहुत सारी बातें गवर्नमेंट के लिए छोड़ दी जाती हैं। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट उस टाइम पे होगी वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उस केस में। तो जो रूल्स वाला पोर्शन है वो किसके लिए छोड़ दिया गया है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर स्टेट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया गया। इट टोटली डिपेंड्स, लेकिन कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रही हूँ, पर अगर स्टेट का एक्ट होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो रूल्स कौन यहाँ पे डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। जैसे बहुत बार क्या होती है, लिमिट्स होती हैं। अब मान लीजिए किसी सेक्शन में कोई लिमिट दे रखी है एक्ट में, तो अगर मुझे अब उसे अमेंड करना है तो फिर वही पार्लियामेंट में जाओ, चेंज कराओ, बड़ा प्रोसेस रहता है। वेयर एज अगर गवर्नमेंट को पावर दे दिया, एज में भी प्रेस्क्राइब लिख दिया, तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पावर आ गया और अब गवर्नमेंट उस लिमिट को प्रेस्क्राइब कर सकती है, टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है ना। तो जनरली आप देखना एक्ट में एक वर्ड मिलेगा आपको, एज मे बी प्रेस्क्राइब। एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो अगर ये कोई वर्ड लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो इसका मतलब प्रेस्क्राइब कहाँ होता है? वो रूल्स में प्रेस्क्राइब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एप्लीकेबल गवर्नमेंट है, वो रूल्स बनाएगी। अब रूल्स जनरली कई बार जैसे प्रोसेसर्स के लिए हो जाता है, फॉर्म नंबर्स के लिए हो जाता है, लिमिट्स के लिए होता है, तो उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं टाइम टू टाइम। नाउ व्हाट इज नोटिफिकेशन? देखिए, नोटिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट किया हुआ एक्ट में, तो एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको ऑफिशियल गजट पे पब्लिश किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो दिस इज व्हाट, तो एनी ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट इन द प्रोविजन, एनी ऑल्टरेशन, तो इस टाइप का कोई भी ऑल्टरेशन वगैरह किया जाएगा तो दैट इज नोन एज नोटिफिकेशन। एंड सर्क्यूलर, एंड व्हाट इज दिस सर्क्यूलर? देखिए, सर्क्यूलर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का? आज मान लीजिए कोई प्रोविजन है और इंटरप्रिटेशन में कुछ है ना गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस पॉइंट में लिखना क्या चाह रहा था और कहना क्या चाह रहा था। तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ लोगों को सही इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं? सर्क्यूलर में दिए जाते हैं।
आई गेस ये बात समझ में आ गई सब लोग को। तो कंपनीज एक्ट जो है बेसिकली कंपनीज के वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। और कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ? 2013 में। उससे पहले बहुत सारे एक्ट थे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, अमेंडेड एक्ट जो पढ़ रहे हैं, वो 2013 में पास हुआ था। 470 सेक्शंस के साथ हैं। तो अकेले सेक्शंस को कभी रीड नहीं किया जाता, सेक्शंस के साथ साथ उनके रूल्स, उनके नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, सबको जॉइंटली रीड किया जाता है। फाइन, चलिए यहाँ तक आई गेस सब लोग को समझ में आ गई है बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी की डेफिनेशन से। नाउ व्हाट इज दिस कंपनी? लेट्स सी द डेफिनेशन। कंपनी, व्हाट इज दिस कंपनी? देखो, अगर मैं नॉर्मल लेमैन की बात करूं तो बहुत सारे लोग मिलकर के जॉइंटली कोई बिजनेस कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा रखे हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड के फॉर्मेट में, है ना, सेपरेट एंटिटी स्टैब्लिश की जाएगी, है ना, दैट इज व्हाट कंपनी। कंपनीज एक्ट में एक सटीक लैंग्वेज दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर। भैया जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, कंपनीज एक्ट या पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वही कंपनी है। अब तुम किसी को भी कंपनी बोलते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी तब तक वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। अ कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, देखो बहुत ही अल्टीमेट डेफिनेशन है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जब तक हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया ना उसको, तब तक कंपनी मानना ही नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसे ही ना, AN कंपनी ऐसे लिखा होता है ना, BN कंपनी, XN कंपनी ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखने से कंपनी नहीं हो जाती। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस को कंपनी नहीं बोल देते। जब तक कि वो एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक उसको कंपनी नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है लॉर्ड जस्टिस लिंडले की। अब ये लॉर्ड जस्टिस लिंडले के हिसाब से कंपनी क्या होती है, क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है? तो लेट्स सी द लैंग्वेज। एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्संस, एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्संस, कौन से पर्संस? हु कंट्रीब्यूट मनी, क्या लेके आ रहे हैं? पैसा। बिना पैसे के तो कैपिटल नहीं लाओगे तो फिर काय के ओनर? मनी, और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस। जो पैसा ला रहे हैं उसको कहाँ लगाया जा रहा है? बिजनेस या ट्रेड में। एंड हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी and is the capital of the company. The persons who contribute in the form of it or to whom it belongs are members. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोला जाता है? पार्टनर्स बोला जाता है। सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर बोला जाता है। ऐसे कंपनी में जो ओनर्स हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको मेंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंबर्स। क्या बोलेंगे? मेंबर्स। याद रखना। The proportion of capital stock to which each member has contributed entitled to his share, और जो शेयर है कैपिटल का एक पोर्शन होता है जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया टोटल, उसमें से एक यूनिट जो है वो शेयर है, और उनका कितना शेयर है उनके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। The shares are always transferable, although the right to transfer them may be restricted. वो आगे की बातें आगे देखेंगे हम। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट शेयर इज अ मूवेबल असेट। शेयर क्या है? मूवेबल असेट होती है, ट्रांसफरेबल असेट होती है, मूवेबल असेट है। तो जस्टिस लिंडले के हिसाब से कई सारे लोग मिलकर के पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, और उन लोगों को मेंबर बोला जाता है। और जो पैसा लगाया ना वो क्या है? उनका शेयर है। कंपनी में क्या है? शेयर, एंड दैट शेयर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्शन होंगे, पर हाँ ट्रांसफरेबिलिटी के लिए मना नहीं कर सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते। इज दिस ओके? तो जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो कंपनी क्या है और कंपनी की एक डेफिनेशन एक्ट के हिसाब से भी और जस्टिस लिंडले के हिसाब से भी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलते हैं इसको। सेक्शन 2 क्लॉज 20।
आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। ऐसी गलती कतई मत कर देना, दिस इज नॉट सब सेक्शन, दिस इज क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब मेरी ये बात सुन के ना बहुत सारे बच्चों का दिमाग ही घूम गया होगा एकदम ही, ये कैसे क्लॉज सेक्शन के बाद तो मैम सब सेक्शन आता है, क्लॉज थोड़ी ना आता है, आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे सुनो, इन जनरल हाँ हम ऐसा ही समझते हैं, सेक्शन के बाद सब सेक्शन, फिर उसके बाद क्लॉज एंड सब क्लॉज। ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही आएगा, सेक्शन के बाद क्लॉज भी आ सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वो सेक्शन स्टार्ट कैसे हो रहे हैं। अच्छा बता दूँ अभी, वैसे इसका एग्जाम से कुछ लेना देना है नहीं, बट फिर भी स्टिल आप कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, है ना, और हमें सेक्शन ही रीड करना नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी सब 100 लोगों के सामने, बोलिए कैसे कंपनी सेक्रेटरी, सेक्शन पढ़ना नहीं आ रहा है इनको। तो सुनो ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन है या ये सब सेक्शन है या क्लॉज है? लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो आप आज एक काम करना, MCA के साइट पे जाना, mca.gov.in, है ना, उस पे से कंपनीज एक्ट का पूरा बेयर एक्ट डाउनलोड करना। अब उसमें कोई भी सेक्शन नंबर डालना है ना, सेक्शन नंबर, मान लो मैंने सेक्शन डाला सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 जब स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। जब भी किसी सेक्शन के बाद कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, मतलब कोई भी प्रोविजन लिखा हुआ होगा और उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो दिस इज नोन एज क्लॉज। अगर कोई प्रोविजन के बाद नंबरिंग स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं क्लॉज। वेयर एज अगर किसी सेक्शन, मान लो ये सेक्शन है 164, आगे पढ़ेंगे हम, डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन है डायरेक्टर्स का, तो 164 के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, इसको बोलते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन, दिमाग का दही तो नहीं हो गया है? मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई भी सेक्शन आप देखना, उस सेक्शन के बाद आप देखना कि क्या कोई प्रोविजन लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है और उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो किसी भी प्रोविजन के बाद जब भी नंबरिंग स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं क्लॉज। और कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा है सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन और फिर पॉइंट स्टार्ट हो गया, मतलब कोई प्रोविजन लिखा हुआ नहीं है, 1 2 3 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? सब सेक्शन कहलाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको ये देखना हो कि वो क्लॉज है कि सब सेक्शन, आपको एक्ट उठा के देखना चाहिए कि उसमें किस तरह से लैंग्वेज स्टार्ट की गई है। तो सेक्शन 2 के बाद जो भी हैं वो सारे क्लॉजेज गिवन हैं। गॉट इट? तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 रीड किया जाएगा। आई गेस ये बात आ गई आप लोग को। आगे से रीडिंग में बिल्कुल गलती मत करना, सेक्शन 2 के बाद क्लॉज रीड करना। फाइन, चलिए अब हम आज जो है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी सुनते ही हमारे दिमाग में एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, आता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑफ कोर्स सेपरेट लीगल एंटिटी की ही हम बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी बोल लीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल लीजिए, एक ही बात है। लेट्स सी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी सिंपल लैंग्वेज इज देयर। इस पर हम केस स्टडी पढ़ेंगे। देखो ये हम सबको पता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, तो कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, ना तो कंपनी मेंबर्स के एजेंट हैं ना ही मेंबर्स कंपनी के एजेंट हैं, दोनों अपने अपने काम से एक दूसरे को बाउंड नहीं कर सकते। अगर आज मान लो मेंबर ने किसी के यहाँ चोरी कर ली, लेट्स अज्यूम इतने मेंबर्स है, कोई कुछ भी कर सकता है, मान लो कांड करके आ गया, कहीं पे चोरी वोरी कर ली, तो क्या कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा? नो वेज, मेंबर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट। कंपनी ने किसी के साथ कोई घोटाला कर दिया, फ्रॉड व्रॉड कर लिया, तो क्या मेंबर को पकड़ के लेके आ जाए? ना बाबा ना, मेंबर को क्या पता कंपनी ने क्या घोटाला किया है, तो जो उसके ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं वो जिम्मेदार होंगे, कंपनी जिम्मेदार होगी, कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा।
मेंबर पे कोई लेना देना नहीं होगा। इट मीन्स कंपनी इज डिफरेंट, मेंबर इज डिफरेंट, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट एंटिटीज। जैसे आप और मैं, मान लो मैं किसी को टपका दूं, हलाल कर दूं, तो आपको जेल होगी कि मुझे? हाँ ऑफ कोर्स, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, मुझे पता है मैम आपको ही होगी, आप ही जेल में जाओगे, चक्की पीसिंग पीसिंग करोगे। इट मीन्स जब मैं और आप अलग अलग हैं, एग्जैक्टली कंपनी और कंपनी के मेंबर्स भी क्या है, अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी ही ट्रीट किया जाता है। तो लेट्स सी द लैंग्वेज। A company incorporated under the act is vested with corporate personality. So that's why तभी it bears its own name. Acts under name, खुद के नाम पे काम करती है सब कुछ कंपनी। May has a seal of its own, कॉमन सील भी हो सकती है कंपनी की, और वो डिपेंडिंग है रखना है कि रखना। And its assets are separate, कंपनी की assets कंपनी की खुद की होती है, मेंबर्स की नहीं होती, and distinct from those of its members. It is a different person from the members who compose it. A shareholder cannot be held liable for the acts of the company even if he holds virtually the entire share capital. तो अगर कोई भी शेयर होल्डर 100% शेयर भी एक्वायर कर ले किसी कंपनी के, सिर्फ नाम के लिए एक आध शेयर किसी को दे दे, तब भी स्टिल उसके बावजूद भी कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग माने जाएंगे। अब इसकी केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। द शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी and so they cannot bind it by their acts. The company does not hold property as an agent or trustee for its members and they cannot sue to enforce its rights. तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी खुद की प्रॉपर्टी है, वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। नॉर कैन दे बी स्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लाइबिलिटी, दोनों एक दूसरे पे केस भी नहीं कर सकते कि भैया तुम्हारी लाइबिलिटी के लिए मेंबर्स को केस कर दें, मेंबर्स की लाइबिलिटी के लिए कंपनी को केस कर दें। नो, कंपनी की लाइबिलिटी के लिए कंपनी को केस करेंगे, मेंबर्स की लाइबिलिटी को मेंबर्स को केस करेंगे। Thus, incorporation is the act of forming a legal corporation as a juristic person. A juristic person is in law also conferred with rights and obligation and is dealt in accordance with the law. तो जो भी जुडिशियल पर्सन होता है, जुरिस्टिक पर्सन होता है, जो लीगल पर्सनालिटी बोल लीजिए, तो लीगल पर्सनालिटीज़ को उनके खुद के अपने राइट्स हैं, तो इसलिए वो उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए हम जो यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूँ, हम कंटेंट के साथ साथ पूरा एंटायर लैंग्वेज भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको ये नहीं हो मैम समझ में तो सब कुछ आ गया लेकिन लैंग्वेज का ABCD भी नहीं आता हमें। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसको कंसेप्चुअली समझेंगे तो सही, साथ ही में उसकी लैंग्वेज भी हम कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में लैंग्वेज में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, in other words, the entity acts like a natural person, but only through a designated person whose acts are processed within the ambit of law. तो नेचुरल पर्सन की तरह माना जाता है लेकिन एक्चुअल में नेचुरल नहीं है तो आर्टिफिशियल पर्सन। तो जिस तरह से नेचुरल पर्सन्स को राइट्स दिए जाते हैं, एग्जैक्टली इसके पास भी अपने सेपरेट राइट्स होते हैं। हाँ, नेचुरल पर्सन है नहीं, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे पढ़ लेंगे कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि हम इसे एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, इसके सेपरेट सारे राइट्स दिए जाते हैं। तो आई गेस ये बात समझ में आ गई। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को अपने अपने एक्ट से बाउंड नहीं करते हैं। ओके, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हो इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केस स्टडी, तो ध्यान से देखना एकदम। लेट्स सी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर। एक पूरा इसका सेम फैक्ट्स जैसा कोई क्वेश्चन दे दिया और कमेंट करने के लिए बोल दिया। तो लेट्स सी, ये आपको मिस्टर सोलोमन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। मिस्टर सोलोमन, ये जो मिस्टर सोलोमन थे ना, ये शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, है ना। लेदर का इनका बिजनेस था, शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे एंड बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल। बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, एकदम अच्छा प्रॉफिट सब कुछ हो रहा था। तो
तो इनके बेटे ने इनको एडवाइस किया कि डैड आप अकेले काम कर रहे हो, अगर हमें फ्यूचर में इस बिजनेस में ज्वाइन करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, है ना। अब भैया वो भी थोड़े कॉमर्स के बच्चे होंगे, लॉ वॉ थोड़ा जानते होंगे, तो उन्होंने बोला यार आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में चला रहे हो तो हमें ऐड करोगे तो पार्टनरशिप बन जाएगी, है ना। तो पार्टनरशिप क्यों बनाए, कंपनी बना लेते हैं ना, बड़े स्केल पे काम करेंगे और फिर लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो सोलोमन ने बोला सही बात है यार, एकदम एकदम अच्छा आइडिया, पढ़ लिख गए कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो इन्होंने अब क्या करी, एक कंपनी फॉर्म कर दी, दे फॉर्म द कंपनी, और इस कंपनी का नाम क्या रखा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से इन्होंने कंपनी फॉर्म की। कंपनी फॉर्म करने के बाद अपना जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटर वाला, वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, सोल्ड हिज बिजनेस, किसको बेच दिया, कंपनी को बेच दिया। ऑफ कोर्स ऐसा आप कर सकते हो। तो इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को किस में कन्वर्ट करा लिया, कंपनी में कन्वर्ट करा लिया। अब देखो अपना बिजनेस बेचा है तो कुछ पैसा कंसिडरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स फ्री में थोड़ा ना बेचा है, कंसिडरेशन मिलेगा। कितना कंसिडरेशन मिला, सी कंसिडरेशन ऑफ 38,782 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 38,000 पाउंड में इन्होंने बेचा अपना बिजनेस। अब जो कंसिडरेशन है वो उनको 3 फॉर्म्स में मिला, 3 फॉर्म्स में, कुछ डिबेंचर्स मिले, कुछ शेयर्स मिले, इक्विटी शेयर्स, और बैलेंस मिला कैश। इसमें से 10,000 पाउंड के तो इनको मिले सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कितने, 10,000 पाउंड के क्या मिले, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एंड 20,000 पाउंड के मिले इक्विटी शेयर्स। 1 रुपीज़ का एक 1 पाउंड का एक शेयर था इक्विटी शेयर, 20,000 पाउंड के 20,000 इक्विटी शेयर्स मिले। कितना हो गया, 30,000 का काम हो गया, 30,000 हो गया। टोटल कंसिडरेशन कितना था, 38,000, जिसमें से 30,000 का काम हो चुका। बैलेंस कितना बचा, 8,000। तो जो बैलेंस मनी बचा था दैट वाज पेड इन कैश, दैट वाज पेड इन कैश, द बैलेंस इन कैश। ओके, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। सोलोमन ने कंपनी फॉर्म कर दी है, सोलोमन एंड कंपनी, और इस कंपनी में इन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया है और कंसिडरेशन जो रिसीव किया उसके बदले में इक्विटी शेयर मिले, सिक्योर डिबेंचर्स मिले, और बाकी का बचा कुछ कैश मिला। यहाँ तक की कहानी क्लियर। इस कंपनी का मैनेजमेंट बता देती हूँ अभी मैं आप लोग को। इस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन थे, सोलोमन खुद था एमडी, और उसके जो भी बच्चे थे वो डायरेक्टर्स थे। तो यहाँ पे मिस्टर सोलोमन कौन थे, एमडी थे, और जो सन्स थे वो कौन थे, डायरेक्टर्स थे। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन था, सोलोमन की एक बीवी थी, एक ही थी, ओके, और एक बेटी थी, और 4 बेटे थे। तो इस तरह से कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। ये 6 कौन बन गए, इसके मेंबर्स बन गए। ओके, और खुद तो थे ही, खुद तो थे ही, ये 6 तो अलग लोग और खुद तो थे, तो टोटल मिला के 7 मेंबर्स हो गए। एंड साथ ही में क्योंकि सिक्योर डिबेंचर्स होल्ड कर रखे थे ना, तो क्या बन गए, कंपनी के क्रेडिटर भी बन गए। तो मतलब ले दे करके हर जगह सोलोमन और उसका परिवार ही था, एंटायर मैनेजमेंट, मेंबरशिप, सब कुछ सोलोमन और उसकी फैमिली, सोलोमन फैमिली, सब कुछ ठीक ठीक जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। लेकिन सुनो, सबका वक्त तो एक जैसा नहीं होता ना, वक्त बदलते बिल्कुल वक्त नहीं लगता। हमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से घर में बैठे होंगे, लॉकडाउन में बैठे होंगे, या कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन पूरी दुनिया में होगी, नहीं सोचा था ना हमने ऐसा। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल। एग्जैक्टली सोलोमन ने भी नहीं सोचा था, उनका अच्छा भला चलता हुआ बिजनेस लॉस में चला गया, हैवी लॉसेस होने लगे। और हैवी लॉसेस, अब देखो लॉसेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मार्केट में हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया हो सकता है ना, वो और लोगों को नए डिज़ाइंस के शूज़ पसंद आने लग गए हो तो वो बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि लोगों को अभी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, ओवरऑल रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ गया। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वट एवर द रीज़न इज देयर, बिजनेस डाउनफॉल पे चला गया। इतना डाउनफॉल चला गया कि सोलोमन कंपनी जो थी वो लिक्विडेशन पे पहुंच गई।
कंपनी का क्या स्टार्ट होना गया, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। और जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसके बाद उसने एक शॉकिंग न्यूज़ दी। क्या न्यूज़ दी, देखो सुनो। उसने बोला कंपनी के पास जो असेट्स है ना, असेट्स वो तो है 6000 पाउंड की, दैट्स इट। असेट्स है 6050 पाउंड की, और जो लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज वो भयानक है। एक तो 10,000 पाउंड के जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे ना सोलोमन वाले, एक तो वही हैं, और अनसिक्योर्ड भी हैं 8,000 पाउंड के। 18,000 पाउंड की लाइबिलिटी के लिए सिर्फ 6,000 पाउंड की असेट। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, आउटसाइडर वाले, वो बोलते हैं देखो भाई सोलोमन ओनर है, वही एक्चुअल बेनिफिशियरी है, यहाँ पे सब कुछ वही देखता है, तो लॉस भी वही भुगते, हमें हमारा पैसा लौटा दो, जो भी 6,000 जितना भी आ रहा है पाउंड यहाँ पे, वो पूरा का पूरा हमें चाहिए, सोलोमन को कुछ नहीं देना है, सोलोमन को कुछ नहीं देना है। लेकिन लिक्विडेटर बोलता है यार ऐसे कैसे नहीं देना है, मेरे पास लिक्विडेशन की हायरार्की है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया जाता है, बाद में अनसिक्योर्ड के लिए कुछ बचता है तो पेमेंट होगा। लेकिन वो अनसिक्योर्ड वाले बोलते हैं ऐसे कैसे, सोलोमन तो खुद ही ओनर है, तो इसलिए वो ही भुगतेगा सारा लॉस, हम ओनर थोड़ी ना हैं, हम तो क्रेडिटर्स हैं, तो हमें तो पैसा चाहिए। और लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। तो इन्होंने क्या बोला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डिमांडेड एंटायर पेमेंट फ्रॉम द असेट्स ऑन द ग्राउंड दैट सोलोमन as a principal beneficiary was ultimately responsible for the debts. अल्टीमेटली सोलोमन ही लाइबल है, ऐसा वो बोल रहे थे। अब जब दोनों पार्टीज में लड़ाई हो गई ना, तो मामला कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, हाँ कोर्ट में, ऑफ कोर्स कोर्ट में मामला पहुँचा। इस रेस्पेक्टिव केस में जो कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया, देखो भाई सिंपल सी बात है, सोलोमन अलग है, कंपनी अलग है, तो चाहे उसके बाद 100% स्टेक ही क्यों ना हो, चाहे वही डायरेक्टर क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अलग अलग हैं, मेंबर अलग हैं, डायरेक्टर अलग हैं, क्रेडिटर अलग हैं। अब क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहला पेमेंट तो उसी को जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो 6,050 पाउंड का पेमेंट है वो पहले किसको दिया जाएगा, सोलोमन को ही दिया जाएगा, क्योंकि उसके सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। तो ये लीडिंग केस क्या सेटअप करता है कि कंपनी इज डिफरेंट एंड इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट। द कोड एस्टैब्लिश दैट द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सोलोमन कैन क्लेम द अमाउंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा किसको दिया जाएगा, सोलोमन को। तो देखो बच गया सोलोमन। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में होता तो सारा का सारा लॉस खुद को बियर करना पड़ता, पर्सनल एसेट्स और बेचनी पड़ जाती। वेरएज यहाँ पे पर्सनल एसेट्स पे कोई बात नहीं आई, लाइबिलिटी लिमिटेड रह गई, और ऊपर से जो भी एसेट बिकी उसमें से पोर्शन किसको मिल गया, सोलोमन को मिल गया। तो डेफिनेटली लाइबिलिटीज अगर आप अपनी लिमिटेड करना चाहते हो तो कंपनी इज द बेस्ट वे टू डू द बिजनेस। आई गेस ये केस स्टडी आप लोग को समझ में आ गई है। अच्छा फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी कंपनीज एक्ट में, देन उसके बाद जो एक और डेफिनेशन हमने एक ऑथर की पढ़ी, देन हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। उसमें केस कौन सा पढ़ा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था, बिजनेस को कन्वर्ट किया कंपनी के अंदर, बिजनेस को बेच दिया, बेच कर कंसिडरेशन में 3 चीज़ें मिली, शेयर्स भी मिले, सिक्योर डिबेंचर्स भी मिले, बैलेंस कैश भी मिला, कंपनी लॉस में जाने लगी और फिर कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ। असेट्स बहुत कम थी, लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा थी, जिसमें से एक तो सोलोमन की खुद की सिक्योर्ड थी और साथ में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला हमें पैसा दे दो दे दो, लिक्विडेटर बोला नहीं दूंगा नहीं दूंगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी है, सिक्योर्ड की है। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने बोला कंपनी इज डिफरेंट, मेंबर्स आर डिफरेंट, तो पेमेंट की जो हायरार्की है वैसे ही पेमेंट किया जाएगा, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। कोई शक किसी को यहाँ तक? तो आई गेस आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।